हाँ सर। हाँ, तो आइए हम कर्नाटक के अपने उन मित्रों से, उन पत्रकार मित्रों से मुलाकात करवाते हैं, जो कि लगातार वहां पे चुनाव के बाद, चुनाव के समय और चुनाव के बाद भी नजर रखे हुए हैं। इनमें जो हैं ई दिनांक के जो हैं मिस्टर डी उमापति हैं, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। मिस्टर रिजवान हैं, रिजवान हसद। वो नसेमन के जो हैं वो चीफ एडिटर हैं, और इसी नाम से उनका चैनल भी चलता है। तो मैं पहले रिजवान साहब आपके पास आता हूँ। ये जो इतनी अच्छी जीत के बाद जो उठापटक चल रही है चीफ मिनिस्टर पोस्ट को लेके, इसमें क्या आपको लगता है कि किसका पलड़ा भारी है, और श्री कुमार की तरफ से इतना अड़चन क्यों डाली जा रही है? सर सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ये रणनीति रही कि केपीसीसी के प्रेसिडेंट को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन इस बार डीके शिव कुमार के ऊपर ईडी और सीबीआई का केस है, इसलिए वो चांस नहीं लेना चाह रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कल प्रवीण सूद को सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए, जो कर्नाटका के डीजीपी थे। और कुछ दिन पहले डीके शिव कुमार ने उनको बीजेपी का एजेंट कहा था। तो अगर भी इधर कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो परवीन सूद को एक आवाज शुरू करिए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिलती थी। तो इसलिए सेंटर ने उनको सीबीआई में लिया, और ताकि इस्तेमाल कर सकें डीके शिव कुमार के ऑपोजिट। और डीके शिव कुमार का एक फॉर्मूला भी फाउंडेड फॉर्मूला के 2.5 साल सिद्धरामैया सीएम रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। लेकिन आज अभी जितने भी ओखलिगा के मठ और सीरीज थे, उन्होंने पूरे दबाव डाल रहे हैं कि डीके शिव कुमार इस जीत के सबसे बड़े प्लेयर हैं, और इनकी वजह से कांग्रेस इतनी आई है। तो पहले डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने का एक मौका दीजिए। अब और अ, एक बात और सर, 75 एमएलए सिद्धरामैया के सपोर्ट में है, 40 या 40 पर 2 डीके शिव कुमार की सपोर्ट में है। ये अंदरूनी खबर है। उमापत, आपको क्या लगता नहीं है कि ये जो अभी तक का ये जो झगड़ा चल रहा है, और जिस तरह सब सामने आ रहा है, उससे कांग्रेस में जो उत्साह, जो जीत का माहौल था, उस पे थोड़ा सा डेंट आया है, और कांग्रेस का जो यूनाइटेड कांग्रेस का एक जो उभरा था इस चुनाव से, उस इमेज को भी नुकसान पहुंचा है बहुत ज्यादा। प्रदीप, इतना इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे नजर में। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, कहीं किसी पार्टी में भी चलता है। तो चल रहा है अभी। बहुत आसान से और निपटा जाएंगे, इसको निपटा जाएगा। और ये पोजीशनिंग है, शिव कुमार का पोजीशनिंग है, जो क्या बोलते हैं हिंदी में। ये तो अभी से पोजीशन कर रहा है, बस उससे ज्यादा नहीं है। और मैं भी वो जैसे रिजवान बताया, 50-50 का जो फार्मूला है, उसको प्रोनाउंसली इनको उसका गारंटी चाहता है वो। बस उतना है। शिव कुमार ऑल्सो रियलाइजेस देर आर केसेस अगेंस्ट हिम। उनके विरुद्ध केसेस है, और जैसे रिजवान सही बताया, प्रवीण सूद को सीबीआई चीफ बना रहे हैं। कर्नाटक वाला है, एंड शिव कुमार का केसेस के बारे में ज्यादा सा अच्छे से जानता है। और बीजेपी का इतना बुरी हार हुआ है कर्नाटक में। और बीजेपी, अमित शाह और मोदी का बीजेपी बदला बदला लेना स्वाभाविक है, वो बदला लेंगे ही। ये अब दिल्ली में क्या हुआ है देख लेना, एक बार एक नजर देख लो उधर। मनीष सिसोदिया को कितने दिन सीबीआई का ऑफिस में बिठा के इंट्रोगेशन करा, और उसके बाद और उसका अरेस्ट भी हो गया। वो और अगर और अगर अगर डी के शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो बीजेपी ऐसा अवसर नहीं छोड़ेगा एम्बरास करने का, कांग्रेस को एम्बरास करने का। अरेस्ट भी हो सकता है, और कुछ भी कर सकता है बीजेपी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे रिजवान साहब। सर,
कल की एक बहुत अहम अंदरूनी बात हुई कि खुद कांग्रेस के लिए बहुत लीडर्स जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी चांस नहीं लेना चाहते हैं। जैसा उमापति ने कहा कि वो बदला लेने की सोच रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चांस अगर जिस दिन अब केजरीवाल को ही सीबीआई बुलाकर इंट्रोगेट की और बातचीत की, और डीके शिव कुमार को अगर एक बार आ गया अंदर कितने दिन रहेगा, फिर कांग्रेस में हलचल हो जाएगी और फिर कांग्रेस में एक दो तरफा स्प्लिट हो जाएगा। हाँ, तो नहीं नहीं, वो इसलिए बात सही है। कांग्रेस। वो बात सही है। वो मैंने भी अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि क्योंकि केसेस है इसलिए शिव कुमार के बनने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है उमापति की ये मान लिए ये इसका सोल्यूशन हो गया, सिद्धारमैया बन गए चीफ मिनिस्टर, तो जैसा पहले देखा गया था शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया का, वो इलेक्शन में तो शांत रहा। फिर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सिद्धारमैया के फिर से वो झगड़ा नहीं उभरेगा। आई मीन फिर से सरकार चलाने में या पार्टी के सामने वो दिक्कत नहीं आएगी, ये दोनों का जो मनमुटाव है। जो भी हो, सिद्धरामैया और शिव कुमार इतना बेवकूफ नहीं है, एक बात। और दूसरी बात है, इतनी इतनी शानदार विक्ट्री जो जीत। हुआ उसको खराब करने का काम नहीं हो सकता है। वो भी जानते हैं, वो बहुत आर मेच्योर्ड लीडर्स। और पार्टी हाईकमांड आल्सो इज देयर। हाथ से वो ये निकलने का काम, ऐसा काम नहीं करेंगे, मुझे मुझे लगता है। ये रिजवान साहब, पिछले सरकार का वर्क कल्चर आपने देखा, कई आरोपी लगे भ्रष्टाचार का और लेन देन का, इस्तीफा देना पड़ा। ये नई सरकार जो है, क्योंकि ये पहले भी चीफ मिनिस्टर है, अगर सिद्धारमैया चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो ये पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और सिद्धारमैया से मेरी मुलाकात भी 91 में की है उमापति, जब मैं बीपी सिंह के साथ एसआर मुंबई के साथ अकेले दिल्ली से गया था और 10 दिन कर्नाटक की यात्रा किया था। तो सिद्धारमैया शायद उस समय प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे, जीएस पटेल चीफ मिनिस्टर थे, और जहां तक मुझे ख्याल आ रहा 91 में वो प्रदेश जनता दल के अध्यक्ष थे, तो वो भी साथ थे। और मुझे अच्छी तरह याद है, सिद्धारमैया की भी याद है और इनकी भी याद है, क्या नाम है, बीके हरिप्रसाद भी उस समय थे। उनसे भी मेरी अलग से मुलाकात हुई थी। सिद्धारमैया को देख के आपको क्या लगता है कि वो जो कल्चर है उसको वो बदलने में, या उनका पुराना रोल देख के लगता है जो ये भ्रष्टाचार का पूरा चल रहा है सारा तंत्र जो वहां फैला हुआ है, इस पे काबू पाने में सफल रहेंगे रिजवान साहब? हेलो। हाँ, मेरी बात सब आपको तक पहुंची नहीं है? नहीं नहीं नहीं, इस प्रश्न दोबारा बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं कि जो अभी तक कल्चर था, वर्क कल्चर बना हुआ था, ब्यूरोक्रेसी से लेके हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का बीजेपी सरकार में, क्या उस पर काबू पाने में सिद्धारमैया सफल रहेंगे? ये वर्क कल्चर बदलने में सफल होंगे? सर ओवरनाइट कल्चर बदलने में बहुत मुश्किल होगी, थोड़े धीरे धीरे होगा। करप्शन हर जगह है तो ये कोई नई बात नहीं है, थोड़ा करप्शन थोड़ा कम होगा, एक बात। और दूसरी बात, कांग्रेस आने की वजह ये है कि उन्होंने चंद वादे किए हैं, बिजली के, फ्री ट्रांसपोर्ट के, घरों की औरतों के लिए पैसा देने के लिए, और करप्शन को इरेडिकेट करना। हर समुदाय, चाहे मुसलमान हो, लिंगायत हो, वक्कलिगा हो, बैकवर्ड क्लास हो, इनमास वोटिंग की है। और ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जो डेवलपमेंट नहीं हुआ कर्नाटका में, सिद्धरामैया के या कांग्रेस के नेतृत्व में जो भी आएगा वो कुछ काम करके दिखाएगा। क्योंकि अभी और काम करेंगे, क्योंकि लोकसभा इसके बाद अब जून में बीबीएमपी इलेक्शन होंगे, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन की तैयारी होना चाहिए। और लोकसभा की इलेक्शन में आपको पता है कि सिर्फ कांग्रेस की एक ही सीट है, वो डीके शिव कुमार का भाई है, बाकी पूरे बीजेपी के हैं। तो कुछ सीट हासिल करेंगे और काम करेंगे। तो ये नो डाउट, आई थिंक फर्स्ट दिन से अगर काम करना शुरू कर दिए, जो भी अगर डीके शिव कुमार बनते हैं या सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और काम करके एक मैसेज पहुंचाते हैं, तो लोकसभा को कर्नाटका से एक नई बूस्ट मिलेगी कांग्रेस को। उमापति, आपको भी लगता है कि ये जो टेम्पो बना है प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का, कांग्रेस के वर्कर और नेताओं का, ये टेम्पो 2024 आम चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक रहेगा? या ये जो यूनिटी दिखाई गई या जो जिन मुद्दों पर लड़ा गया वो टेम्परामेंट 1 साल तक बना रहेगा कर्नाटक कांग्रेस में? देखो प्रदीप, ये टेम्पो बना के रखने का बहुत बड़ा
जिम्मेवारी इन दो कांग्रेस के ऊपर है, और जो कांग्रेस चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर भी है, सारे इन लोगों का ऊपर है। इतनी शानदार जीत के बाद, इतनी शानदार जनादेश के बाद उसको खराब नहीं कर सकते। और ऐसे ही फिजूल उसको फेंक नहीं सकते, इतना अच्छा जनादेश को। और एक साल में लोकसभा चुनाव आ रहा है, और उसमें सीट जितवा के दिखाना चाहिए, दिखाना जरूरी है। इसलिए, और अगर ये इसी जनादेश को अगर यू नो अभी मोदी का चार्म पूरा लोगों के ऊपर है, तो कांग्रेस इनके हाथ में बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। और जैसे हेगड़े, जानते हो 1983 का, 1983-84 में हेगड़े डेढ़ डेढ़ साल में जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया, बहुत शानदार एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत सराहनीय था। वैसे एडमिनिस्ट्रेशन, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रो पीपल एडमिनिस्ट्रेशन देना ही पड़ेगा इनको, और कोई चारा नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, मैं आप लोगों को बताऊं कि कर्नाटक के इलेक्शन का वहां पे क्या, वहां के लोगों पे क्या असर पड़ा है वो तो आप लोग देखे हैं, लेकिन मैंने दिल्ली में भी देखा कि कर्नाटक के इलेक्शन से एक खास एक बड़ा तबका है जिसमें बड़ी उत्साह की लहर आई। ऐसा लगा जैसे लोकसभा का चुनाव या दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया। यही बात यूपी बिहार से भी मुझे पता चली। और एक चीज और आप लोग को इस मामले में बताया कि अभी तक माना जाता था कि बिहार नई दिशा देता है देश के लिए, जेपी मूवमेंट और ये सब से देखा जाता था, या चंपारण से। अब ये आया, बंगाल को भी बनाया गया था, लेकिन अब यह है कि कर्नाटक से जो है ये देश की राजनीति मुड़ी है घूमी। मैंने भी अपने एनालिसिस में ही कहा था। एक चीज और, जो वोट का प्रतिशत सर, आया, वोट का प्रतिशत आया, वो कांग्रेस का ज्यादा, 6 से 8% ज्यादा है, लेकिन बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, 1% कम हुआ है। पिछले साल 37% था, इस साल 36% करीब है। तो बीजेपी के जो मतदाता हैं, सपोर्टर हैं, वो इंटैक्ट है। उन पे भ्रष्टाचार का प्रभाव नहीं पड़ा, उन पे गरीबी का प्रभाव नहीं पड़ा, वगैरह वगैरह जो मुद्दे कई गिनाए गए थे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कांग्रेस के पास ये जो बड़े मुद्दे आए हैं, ये कहां से आए हैं? एक लोग कह देते हैं जनता दल से आए हैं, लेकिन अगर ये है तो ये भी आप लोग कह रहे हैं कि लिंगायत बटे हैं, कांग्रेस में कुछ लिंगायत आए हैं। तटी क्षेत्र में और बंगलोर में और उन इलाकों में जहां इन लोगों की संख्या ज्यादा थी बीजेपी की, वहां भी सीट जीती है कांग्रेस से। तो बिना उनके वोटर्स के कब्जे के वो सीट कहां से, इतना जनता दल से कितना सीट ली होंगी? उमापति जी। या ये हिंदुत्व वोट हमारा बहुत बरकरार है, बिखरा नहीं है, ऐसे स्पिन दे रहा है भाजपा वाले। लेकिन अ, भाजपा वाले जेडीएस का जो गढ़ है उसमें साइंध मारा है। वो तो सीट नहीं ले पाए, लेकिन वोट परसेंटेज डैमेज। ओल्ड ओल्ड मैसूर एरिया में, हासन मंड्या, इन दोनों जिला में कैंडिडेट्स फील्ड करके सीरियसली वो लड़ा है, और लड़ने के बाद उनका वोट का परसेंटेज वहां बढ़ा है। सो उसी बीजेपी वोट का बीजेपी का ऐड हो रहा है। बीजेपी का बीजेपी का बीजेपी 20,000 25,000 ऐसे कुछ लिया है उधर। इसीलिए जेडीएस हार गए, त्रिकोणीय कंटेस्ट हो गया उधर। तीन कोना का कंटेस्ट हो गया। सो ये इसको मैं ऐसे देखता हूँ, बीजेपी ने इन्वेस्ट करा, बीजेपी इज इन्वेस्टेड, वो जानबूझ के कर रहा है। ये लॉन्ग टर्म का गेम है, लॉन्ग टर्म का गेम है। ये जेडीएस गढ़ में ज्यादा से ज्यादा वोट लेना है, और जेडीएस को स्लोली उसको बाहर करना है। खत्म करना। और इसको इसको दो पार्टी का कंटेस्ट करके उसको बदलवाना है। वही बाइपोलर। बीजेपी का, हाँ बीजेपी का ये उद्देश्य यही है। तो ये आज या कल वो करके दिखाना उसका एम है।
टारगेट है। तो वहां बहुत सारे वोट बीजेपी को गया है। तो बीजेपी का परसेंटेज जो बरकरार है, ये जेडीएस का गढ़ में जो वोट मिला है जेडीएस को, बीजेपी को, उसमें उसका योगदान बहुत। हाँ, आपको क्या रिजवान साहब, आपको भी यही लगता है जो उमापति ने कहा है कि वोटों का थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब जनता दल एस का वोट भी बीजेपी ने भी पाया है, बीजेपी का वोट जो है कांग्रेस से भी खींचा है। ये उमापति ने सही बात कहा है कि जेडीएस को खत्म करने के लिए जो बीजेपी ने जाल बिछाया है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और आइंदा तुम एक एक लोकसभा तक देखे तो बीजेपी जनता दल एक खत्म हो जाएगी। एक दो या तीन कैंडिडेट्स रहेंगे, कुमार स्वामी रहेगा या उसका भाई रहेगा और देवेगौड़ा जी रहेंगे। लेकिन आपने एक बात जरूर गौरतलब बात है कि जो उनका जो 33 या 34% जो वोट बटानी है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि जो दूसरे जो वोटर्स छोड़ के गए थे कांग्रेस को, जैसे लिंगायत वक्कली का, उन्होंने वापस आ गया कांग्रेस को। इससे तुम ये देखोगे उनके 40 विधायक हार रहे हैं और 13 मंत्री हार रहे हैं। ये मुस्लिम वोट नहीं जाता था उनको, माइनॉरिटी वोट नहीं जाता था, जैसे कि नागेश हो या सीटी रवि हो या तुम्हारा रेणुकाचार्य हो, इनको तो उनके लोग ही हराए हैं। तो जो वोट था, एक्स्ट्रा वोट था, 33% से जो ज्यादा वोट था वो कांग्रेस को आया है। और जेडीएस का वोट कम हो गया इसलिए क्योंकि एक गेम प्लान है, जैसा मेरे दोस्त उमापति ने कहा कि मंडिया, मैसूर, हासन में खत्म करने का। तो बीजेपी का वोट अगर तुम भी खड़े या मैं भी खड़ा, उतने परसेंट वोट मिलते ही मिलते हैं। शिवाजी नगर में एक चंद्रा बोल के जो कैंडिडेट खड़ा था, वो कांग्रेस का 3 महीने 4 महीने पहले कांग्रेस में था, उसको भी 33% वोट मिला है। वो हारा है, बेशक हारा है, 25,000 वोट हारा है, लेकिन 33% वोट मिला है। इससे पहले जब एक मुमताज अली खान बोल के एक लीडर थे बीजेपी में, शिवराज आलवा और रोशन बेग के खिलाफ काम किए थे, उस टाइम पे उनको 30,000 वोट मिले थे जयमाल से, जो बीजेपी का वोट था, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी खड़ो, अगर बीजेपी है तो बीजेपी का वो जो वोट है, उनकी आइडियोलॉजी का वोट स्प्लिट नहीं होगा। जो एक्स्ट्रा वोट थे इतने साल वो वोट वापस बरकरार कांग्रेस को आया है। कांग्रेस को फायदा हुआ है और लोगों को ये भ्रष्टाचार के बारे में या हिंदुत्व के बारे में या हिजाब के बारे में या हलाल आजान के बारे में सुन सुनकर सब लोग बेजार हो गए थे, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए उनको एक नई सरकार चाहिए था, इसलिए कांग्रेस को बहुत बड़ी मतदान से वोट किया है। अभी ये देखना है कि कांग्रेस इन जो उनको वोट मिला है उनके वोटर्स को कैसा करेगी, उनका विश्वास कैसा जीतेगी और हाँ, काम सही कैसा बात है, करेगी। सही बात है। मैं एक एक चीज पे और आ रहा हूँ जो कि मेरे लिए बहुत राहुल गांधी ने कहा कि ये गरीब की सत्ता ने क्रोनी, कई चीजें हम लोगों ने गिनाया कि इस वजह से जीती है सरकार, इस वजह से कांग्रेस जीती है, इस वजह से जीती है, कई मुद्दे। लेकिन राहुल गांधी ने जीत के बाद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई चीज कही कि गरीबी ने क्रोनी कैपिटलिज्म को हराया है, क्रोनी पूंजीवाद को जो है गरीबी ने हटाया। तो धार्मिक मुद्दे पे, जाति मुद्दे पे, भाषाई मुद्दे पे और भी रीजन के नॉर्थ साउथ इस तरह करके भी वोट बढ़ते थे। लेकिन क्या वाकई गरीब और अमीर को लेके, गरीबी और कैपिटलिज्म को लेके, यानी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी पे इस बार चुनाव गया है? उमापत जी, आप पहले, आपसे मैं। देखो प्रदीप, इसका तो आसान, ये ऊपरी दिखने वाला पॉइंट है, ये तथ्य है। ये महंगाई से कौन सी तबका, समाज का कौन सी तबका पूरा त्रस्त हो गया था, बताओ। महंगाई से मिडिल कौन क्लास सी भी, तबका? मिडिल क्लास भी त्रस्त था। मिडिल इवन क्लास तो भ्रष्टाचार तबका। से, भ्रष्टाचार से इंडस्ट्रियलिस्ट तो पूंजीपति भी त्रस्त थे। कॉन्ट्रैक्टर ने सुसाइड किया तो गरीब थोड़ा ना था। नहीं नहीं, मैं पूंजीवाद से मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ये गरीबों का फाइट था ये। इतना ये क्या जो राहुल गांधी ने बताया, उस पे मैं बोल रहा हूँ। वो गरीब का तबका, वो मिडिल क्लास से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा त्रस्त थे। गरीब और के गरीब तबका महंगाई से, और वो दबा के वोट दिया है कांग्रेस को इस बार। और 5 स्कीम जो कांग्रेस ने अनाउंस करा था, गृह लक्ष्मी और गृह दो दो ज्योति। 200 यूनिट गृह इलेक्ट्रिसिटी ज्योति, फ्री गृह करेंगे। लक्ष्मी,
युवा निधि, उचित प्रयाण एंड ये और बिजली भत्ता, बिजली दो हाँ, 2 यूनिट बिजली और बिजली फ्री भत्ता, देना। ये पांचों स्कीम बहुत काम करा है। और ये पांचों स्कीम कौन सी वर्ग ज्यादा चाहते हैं? ये महंगाई से जो त्रस्त हो गए हैं उसी वर्ग चाहते हैं। और उनका जो गारंटी कार्ड था बहुत भागदड़ हो गया था और बहुत भीड़ जमा हुआ था ये गारंटी कार्ड्स लेने के लिए। तो और याद करो प्रदीप, जब दिल्ली में केजरीवाल जीत गए थे, केजरीवाल का सरकार, तब भी भाजपा वाले यही बात बताए थे, कुछ चंद पैसों के लिए, चंद 200 यूनिट के लिए देश को बेच डाला, ऐसे सुधीर चौधरी ने जी टेलीविजन में पूरा नहीं नहीं नहीं, वो जब उनको जब पब्लिक को बांटते हैं जलील तो करा। वो जब बांटते हैं तो कहते हैं कि सुविधाएं दी और लोक कल्याण नीति, और जब इन लोग बांटते हैं तो कहते हैं रेवड़िया बांटना। वो तो ठीक है। मैं जिस पे आना चाहता हूँ उमापत, आपने भी बहुत सोशलिस्ट पार्टियों को भी कवर किया, कांग्रेस का वो दौर भी देखा है। मेरा मानना है कि नरसिंह राव कांग्रेसी में समाजवादी धारा जो है, सोशलिस्ट पर धारा शुरू से रही, आजादी के पहले से भी रही है। 80 के बाद जो है, 80 के पहले वो धारा है, उसमें चाहे मैंने बताया कि उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, नेहरू भी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश थे, लोहिया थे, सब उसी धारा के थे। वो धारा मेरा मानना है कि 80 तक चलती रही। वीके कृष्णमेनन थे और भी लोग भी, पूरी धारा थी, जनार्दन द्विवेदी भी उसी धारा के थे। 91 के बाद जो है वो पूंजी आर्थिक उदारवाद और पूंजीवाद, लिबरलाइजेशन और कैपिटलिज्म ने जो है कांग्रेस को की विचारधारा को वही कर दिया, कैपिटलिस्ट की तरह लेते आया जैसे कि दक्षिणपंथी थे। हेलो। आपको लगता है कि क्या वापस वो जा रहे हैं? नहीं, इसमें तो गरीब तबका जो है उनको पूंजीवाद से कोई मतलब नहीं है। जो डायरेक्टली इट हैज नॉट अफेक्टेड देम, इनडायरेक्टली इट हैज हिट देम वेरी हार्डली। और हमें ये क्या है, ये मार पड़ रहा है, कहाँ से मार पड़ रहा है उनको पता नहीं। कांग्रेस हैज टू एजुकेट अपोजिशन पार्टीज, उनको हाँ शिक्षण देना है, उनको समझाना है इसके बारे में। ये इतना बड़ा, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। उनके सामने था, महंगाई था, बेरोजगारी था, और ये द्वेष का राजनीति था। और कर्नाटक का सिंक्रेटिक कल्चर जो बोलते हैं, गंगा जमुना तहजीब नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, उसके लिए माना गया एक राज्य है। लोग नहीं चाहते ये द्वेष का और नफरत का राजनीति नहीं चाहते। एक गरीब नॉर्थ कर्नाटका में धारवाड़ या हुबली में एक गरीब ये बेचने वाला, तरबूज बेचने वाला, वो हनुमान टेम्पल के बाहर था। उसका पूरा तरबूजा 50 या 100 फल, तरबूज का फल, ये हिंदुत्ववादी ने वो एक आके पूरा तोड़ दिया था। और सारे हिंदू समाज पैसे इकट्ठे करके उसको फिर से वो तरबूज बेचने का, उसका जो पेशा था उसको, फिर उसको सपोर्ट करा। ऐसे कर्नाटक है। इसीलिए नफरत का राजनीति भी उसका उसका असर हुआ है इधर। नफरत का राजनीति, पूंजीवाद का जो आप पूछ रहे हो, पूंजीवाद का डायरेक्ट इफेक्ट इफेक्ट नहीं है उस पे। कांग्रेस भी इतना जोर देके प्रचार में नहीं लाया। ये हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी है, रिजवान रोजमर्रा साहब। की जिंदगी। हाँ हाँ जी सर, मैं सीएलपी मीटिंग में वो जाना है, अगर आप पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए, फोन आ रहे हैं मेरे को। तो हाँ, मैं वही 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 पूछ वही वही आपसे अंतिम सवाल यही है कि आपको लगता है कि कांग्रेस के जैसे 71 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो गरीबों का और स्वीप की थी पूरी देश से कांग्रेस ने, क्या आपको लगता है इस इलेक्शन के बाद गरीब की जो समुदाय है, हैव नॉट की समुदाय, वो कांग्रेस को अपने करीब मान रही है? सर, सबसे पहले ये बात गौरतलब बात है कि इंदिरा गांधी का जो कैरियर वापस आया, चिकमंगलुरु से आया।
70 वापस जब प्राइम मिनिस्टर बनी। हाँ हाँ, तो वही अभी जीती हाँ, जीती वही अभी जीती। जो कांग्रेस का है तो फिर कर्नाटका से शुरू हुआ। और उमापति जी सही बोल रहे हैं कि गरीबों को जो मुद्दा उठा है वो चाहे कोविड के समय में बहुत तकलीफ हुई है, बाद नोटबंदी के बाद लोगों को बहुत तकलीफ हुई है, और गैस सिलेंडर के बारे में जो तकलीफ हुई है वो सब मद्देनजर देखते हुए ये अमीर और गरीब का नहीं है, तो जो महंगाई है सबको इफेक्ट हुआ है, गरीबों को बहुत इफेक्ट हुआ है। तो इसलिए इन्होंने ये बार ये सोच के ये किया कि चलो कांग्रेस कुछ करेगी, और जो 5 स्कीम्स दिए हैं, और सबसे ज्यादा एक आश्चर्य बात है कि महिलाएं जितनी भी औरतें हैं उन्होंने इस बार कांग्रेस को बहुत सपोर्ट किया है। तो इस वजह से कांग्रेस को अच्छा वोटिंग परसेंटेज मिला है, और 137 सीट भी आई है। तो इससे हम साफ जाहिर ये है कि लोगों को आज एम्प्लॉयमेंट, गरीबी और उनका डेवलपमेंट और जो प्राइस रेंज है वो बस वही है, उनको दूसरी जात पात उनको कुछ लेना देना नहीं है। और कर्नाटका के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे तबके के लोग हैं, उन्होंने ये दिखा दिया है कि चुनाव में हम किसको लेके आना है, हम किसको नहीं लेके आना है। और हिस्ट्री है, 10 साल के बाद कांग्रेस आ रही है इतनी बड़ी बहुमत। 1999 आई थिंक उमापति को मेरे से अच्छा मालूम हो गया, वो मेरे सीनियर है। 204 के बाद से। 99 में इतनी बड़ी बहुमत आई है। हाँ, 99 में कुछ आई थी। तो अभी ये देखना है, जब लोकसभा उनका नेक्स्ट टारगेट है। और अभी बहुत अहम मीटिंग चल रही है दिल्ली में, खड़गे साहब और डीके शिव कुमार और सिद्धारामैया हैं। अभी देखना, हम आशा करते हैं कि दिस डजंट कम द राजस्थान में, राजेश पलट और चलिए गहलोत चलिए की चलिए जगह। रिजवान साहब। तो देखना है कर्नाटका में जो। जी है। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे लगता है आज रात तक मामला सेटल हो जाएगा। और हाँ जैसा कि और मैं आपको न्यूज देते रहूंगा, मैं व्हाट्सएप करता हूँ हाँ अगर हाँ, कुछ एकदम एकदम, मैं आप मुझे अपडेट करते ही ये वहां से मुझे ये बहुत मतलब कल रात में मैं इसीलिए मुझे लग गया था कि आज कुछ गड़बड़ होगा, आप ही के अपडेट से लगा था मुझे। नहीं। और आज डीके शिव कुमार का बर्थडे है, देखना है कि कांग्रेस वाले उनके बर्थडे गिफ्ट में उनको सीएम की कुर्सी देती है या नहीं है। हाँ, उनका बहुत बर्थडे था। चलिए, बहुत जी बहुत धन्यवाद आप लोगों को, उमापत जी और रिजवान साहब। और जैसा आप लोगों ने बताया कि अगर ये इसी तरह परफॉर्म करते रहें, इसी तरह जनता के बीच जनता से सटे रहें, तो लोकसभा में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है, जो पिछले बार एकदम से नहीं मिला। जी। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जनमन की बात से जुड़ने के लिए। नमस्कार। अब फोन करेंगे उमापत बाद में, रिजवान साहब फोन करेंगे आपको। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच।